वो अपनी हतमी और मुहलिक तरीन तकनीक का आगाज करते हुए गुस्से से धकते हुए हाथों को जोड़ता है और अपनी हलाकत खेज महारत का नाम पुकारता है। दी हैमर एक्सप्लोडिंग माउंटेन्स। ताइगांग के जिस्म से उठती हुई सुर्ख और पीली आतिशी लहरें और उसके हाथों का ये खौफनाक घेरा देखकर रोगे के चेहरे पर पहली बार एक गहरी संजीदगी और खतरे के तासुरात उभरते हैं, क्योंकि वो जानता है कि ताइगांग अब उसे जान से मारने के इरादे से अपना सबसे बड़ा वार करने जा रहा है। ताइगांग अपनी पूरी ताकत से दी हैमर एक्सप्लोडिंग माउंटेन्स का वार सीधा जमीन पर मारता है, जिससे एक इंतहाई जोरदार और हिला देने वाला धमाका होता है। इस वार से हर तरफ मलबा उड़ने लगता है और वो मगरूर जंगजू सोचता है कि इसका हरीफ अब राख बनकर फिजा में बिखर चुका है। ताइगांग धुएं के बादलों के दरमियान फखर से मुस्कुराते हुए अपने तई लड़ाई को खत्म समझता है और कहता है कि अंधाधुंध और लापरवाही से काम लेने वाले महरों का अंजाम यही होता है और उसने एक फजूल से महरे पर जरूरत से ज्यादा वक्त जाया कर दिया। लेकिन जैसे ही धुआं छुटना शुरू होता है, कचरे और मट्टी के इस तूफान के दरमियान से रोगे की धीमी मगर मजबूत आवाज गूंजती है, जो ताइगांग की ताकत का एतराफ करते हुए कहती है, तुम वाकई बहुत ज्यादा ताकतवर हो। ताइगांग हैरत से मुड़कर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। रोगे अपने पैरों पर वापस खड़ा हो रहा होता है, उसके अज़्म में कोई कमी नहीं आई होती। वो ताइगांग को बताता है कि वो अब तक जितने भी ताकतवर हरीफों से मिला है, ताइगांग उनमें दूसरे नंबर पर सबसे मजबूत सोर्स है। रोगी के जख्मी हाथ से खून टपक रहा होता है, लेकिन वो अपनी नीले रंग की जादुई एनर्जी, वॉर गॉड पावर को एक बार फिर अपने पूरे जिस्म पर इस तरह बेदार करता है कि फिजा में बिजली की कड़क जैसी लहरें दौड़ जाती हैं। ताइगांग इसकी नाकाबिले यकीन बका की ताकत देखकर दंग रह जाता है, जबकि रोगे इसकी तरफ देखते हुए पूरे अज़्म के साथ कहता है, तुम जैसे शख्स के सामने मैं यहाँ हार नहीं मान सकता। मैं तुम्हें हर कीमत पर शिकस्त दूंगा। इस जबरदस्त लड़ाई के फौरन बाद मंजर बिल्कुल तब्दील हो जाता है और कहानी हमें कहीं दूर दराज के पहाड़ी इलाके में ले जाती है, जहाँ ये गैबी आवाज़ बताती है कि पूरी दुनिया में सनसेट कॉलेज के खुफिया रास्ते और दाखिले मौजूद हैं। इस सुनसान पहाड़ी रास्ते पर दो नए पुरस्कार किरदार पैदल चलते हुए दिखाई देते हैं, जिनमें से एक बच्ची अपने साथ चलने वाले लड़के से पूछती है, चाइल्ड किंग जाई, क्या हम वक्त पर पहुंच पाएंगे? और इसी दौरान उस लड़के के लिबास पर बना हुआ एक अजीब सुर्ख खानदानी निशान दिखाया जाता है, जो सनसेट कॉलेज के इस इम्तिहान में एक और बड़े तूफान की आमद का पता देता है। पहाड़ों के खुफिया रास्ते पर चलते हुए वो बच्ची फिक्रमंदी से कहती है कि लगता है असल इम्तिहान इसी लम्हे शुरू हो रहा है, जिस पर नीले बालों वाला पुरस्कार नौजवान निहायत पुरसुकून अंदाज में जवाब देता है कि वो वक्त पर पहुंच जाएंगे। दूसरी तरफ सनसेट कॉलेज की तबाह हाल गलियों में रूगे और ताइगांग के दरमियान होलनाक जंग जारी है। ताइगांग का आखिरी चटानी वॉर मिट्टी और धूल का जबरदस्त तूफान एस शूद रोम राता है, लेकिन धुएं के बादल छुटते ही ताइगांग सदमे से देखता है कि रोगे अब भी नीले रंग के जादुई औरा से लेस इसके सामने खड़ा है। रोगे अपने जख्मी हाथ से टपकते खून की परवाह किए बगैर गरजदार आवाज में अज़्म जाहिर करता है, मैं तुम्हें हर कीमत पर शिकस्त दूंगा। रोगे का ये कभी न खत्म होने वाला अज़्म देखकर ताइगांग के चेहरे पर एक वहशियाना मुस्कुराहट उभरती है और वो कहता है, लड़के, मैं वाकई तुमसे मुतासिर हुआ हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैंने तुम पर ज़रूरत से ज़्यादा वक्त ज़ाया कर दिया है। ये कहते ही ताइगांग के गिर्द सुर्ख और पीली आतशी लहरें शदीद गुस्से के साथ भड़क उठती हैं, जो इसकी आखिरी और सबसे हौलनाक ताकत के जागने की अलामत हैं। रोगे इस बदलती हुई फिजा और ताइगांग की वहशतनाक तवानाई को देखकर चौंकना हो जाता है। इसके माथे पर पसीने के कतरे उभर आते हैं और वो हैरत और संजीदगी से आंखें फाड़े खतरे को महसूस करता है। ताइगांग का ये बढ़ता हुआ गैज़ व गज़ब और उसकी आतिशी लहरें इस बात का वाज़े सबूत हैं कि वो अब रोगे को संभलने का एक भी मौका नहीं देगा। वो रोगे के वहमो गुमान से भी पूरे एक पुरअसरार और हतमी वार की तरफ बढ़ते हुए जहरीली मुस्कुराहट के साथ आखिरी अल्फाज पुकारता है, चलो अब मैं तुम्हारी नज़रों के सामने इस दुनिया की असल और वसी ताकत का मुजाहिरा करता हूँ। ताइगांग के आखिरी अल्फाज के साथ ही मैदान जंग का दर्जा हरारत अचानक बढ़ जाता है और उसके पीछे भड़कते हुए आतिशी औरा के दरमियान एक देव कामत खौफनाक पथरीला हैवला नमूदार होता है, जिसे देखकर ताइगांग पूरे गरूर से चलाता है, मेरा वार गॉड स्टोन बेस्ट रिवोक। रोगे इस होलनाक मॉन्स्टर को अपने सामने पाकर शदीद दबाव महसूस करता है। इसके चेहरे पर पसीने के कतरे उभर आते हैं, लेकिन वो अपने खौफ पर काबू पाते हुए धीमी मुस्कुराहट के साथ कहता है, वाकई तुम्हारे पास एक छुपी हुई महारत मौजूद है। रोगे भी पीछे हटने के बजाय लड़ाई के लिए पोजीशन संभालता है और अज़्म करता है, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा।
ताइगांग एक फलक शगाफ चीख के साथ आगे बढ़ता है और गुस्से से चलाता है, ये तुम्हारे लिए एजाज की बात होनी चाहिए कि मैंने तुम्हारे सामने अपने वार गॉड को जाहिर किया। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ लड़के। इसके साथ ही वो पथरीला हेवला स्टोन बीस्ट फिजा में एक खौफनाक ढाट मारता है और ताइगांग के इशारे पर रोगे पर टूट पड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वॉर गॉड का ये वहशतनाक दबाव रोगे के हवास उड़ा देने के लिए काफी होता है, लेकिन वो अपनी दिफाई पोजीशन बरकरार रखते हुए अपने दोनों बाजुओं को आगे करके उसका सामना करता है। अगले ही पुल ताइगांग का वो देव कामत पथरीला मॉन्स्टर अपनी पूरी हलाकत खेज ताकत के साथ रोगे पर एक ऐसा शदीद और वजनी चार्ज डून करता है जिससे पूरी फिजा कांप उठती है। इस हौलनाक तसादुम से मैदान में एनर्जी का एक जबरदस्त रंग बरंगा ब्लास्ट होता है जो रोशनी के धमाके की तरह हर तरफ फैल जाता है और जमीन के पुरखुचे उड़ा देता है। धमाके के इस शदीद असर और वॉर गॉड के नाकाबिले यकीन दबाव की वजह से रोगे के पैर जमीन पर जम नहीं पाते। उसका सीधा जूता फर्श की चट्टानों को तोड़ता हुआ तेजी से पीछे की तरफ घसीटता चला जाता है, जो इस बात की अलामत है कि ताइगांग के इस आखिरी मोहलिक वार ने रोगे को जिंदगी और मौत की जंग में धकेल दिया है। ताइगांग के स्टोन बेस्ड का वो जबरदस्त धमाका रोगे को झंझोड़ कर रख देता है, जिसके बाद वो तकलीफ से निढाल होकर एक बार फिर मुंह से खून की उल्टी करता है। रोगे को इस हालत में देखकर ताइगांग के चेहरे पर एक जहरीली और मगरूर मुस्कुराहट उभर आती है और वो हंसते हुए कहता है, हाँ, मुंह से खून आ गया। बहुत जल्द ये मामला सिर्फ खून थोकने जितना सादा नहीं रहेगा। ताइगांग अभी अपने अगले वार की तैयारी कर ही रहा होता है कि रोगे अपनी आखिरी एनर्जी को मुट्ठी में जमा करता है। उसकी मुट्ठी के गिर्द नीले रंग की जादुई बिजली की लहरें एक तूफान की तरह घूमने लगती हैं। वो बिना कोई वक्त गंवाए हुआ को चीरती हुई तेज आवाज WHIZ डिसी के साथ अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाता है और एक जोरदार सीधा मक्का DA ताइगांग के चेहरे पर दे मारता है। इस अचानक हमले के जोर से ताइगांग का सर पीछे की तरफ झटका खाता है और रोगे जमीन पर अपने कदम जमाते हुए इस मक्के के शदीद असर से ताइगांग को पीछे धकेल देता है। ताहम ताइगांग के चेहरे पर पड़ने वाला ये मुक्का इसके आयरन बेसिशन के दिफा की वजह से इसे ज्यादा जख्मी नहीं कर पाता, बल्कि इसकी गर्दन पर सिर्फ एक हल्का सा सुर्ख निशान पड़ता है। वो गुस्से से अपने दांत पेसते हुए अपनी आग जैसे शोलों से दहकते हाथ को आगे बढ़ाता है और रोगे के हमले को बिल्कुल नाकाम करार देते हुए गरजता है, क्या तुम्हारा ये हमला वो अपने पीछे मौजूद देव कामत पथरीले ह्यूले के साथ मिलकर गैज़ और गजब से चीखता है, मेरी पेट पर सिर्फ खारिश करने के बराबर था। आह! ये कहते ही ताइगांग अपने उसी चटानी और वजनी बाजू को पूरी कुव्वत से घुमाता है और एक कान फाड़ देने वाले धमाके डोंग के साथ अपनी भारी मुट्ठी सीधी रोगे के सर पर दे मारता है, जिससे रोगे का सर नीचे की तरफ झुक जाता है और वो शदीद दर्द और दबाव की जद में आ जाता है। रोगे शदीद गुस्से और अज़्म के साथ ताइगांग के चंगल से अपना सर छुड़ाने की कोशिश करता है और उसकी आंखें जज्बे से चमकने लगती हैं। ताइगांग इंतहाई हकारत से हंसते हुए चीखता है, अहमक, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारा हमला बिल्कुल बेकार है। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असल हमला क्या होता है। वो अपने बाजुओं को पूरी ताकत से इकट्ठा करता है और अपने देव कामत पथरीले ह्यूले स्टोन बीस्ट के साथ मिलकर चलाता है। शॉक एक्सप्लोडिंग माउंटेन्स, उस खौफनाक तकनीक का वार सीधा रोगे के दिफा पर पड़ता है, जिससे डोंग का एक जबरदस्त धमाका गूंज उठता है। उस जानलेवा वार के बाद ताइगांग अपने ह्यूले के साए तले खड़ा होकर तकब्बुर से पूछता है, अब कैसा महसूस हो रहा है? क्या तुम्हारा ची, क्यू और खून अंदर ही अंदर उबल रहा है? रोगे उसके वार के असर से बुरी तरह खानसते हुए मुंह से खून थोकता है और उसका चेहरा जख्मों से चोर नजर आता है। ताहम रोगे हार मानने के बजाय अपने जूते को पूरी कुव्वत से फर्श पर जमा कर पोजीशन संभालता है, जिससे नीचे की चट्टानें चटक जाती हैं। वो अपनी बकिया तमाम तवानाई और नीली जादुई लहरों को यकजा करते हुए हवा की रफ्तार से भी तेज पैंतरा बदलता है और एक साए सच्यू चीते को तहार चीते की से चस्ती के साथ ताइगैंग पर जवाबी हमले के लिए लपकता है। ताइगैंग अपने पुर हैबत वार गॉड स्टोन बेस्ट के साथ रोगे पर पूरी तरह हावी हो चुका है और उसकी बेबसी का मुजाहका उड़ाते हुए दांत पीस कर गरजता है, क्या तुम बस यूं ही अंधाधुंध दीवाना वार हाथ पांव मार रहे हो? वो अपनी खौफनाक मुस्कुराहट के साथ चलाता है, अब जबकि तुम खुद मौत के मुंह में आ चुके हो तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारी ख्वाहिश थी। ताइगैंग और उसका मॉन्स्टर एक साथ पूरी ताकत से रोगे की तरफ लपकते हैं। दूसरी तरफ रोगे अपने जख्मों और शदीद दबाव के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं। वो उखड़ती हुई सांसों के साथ अपनी आखिरी जादुई एनर्जी को हाथ में समेटता है, जो नीले रंग के क्रॉस की शक्ल में चमकने लगती है। वो हवा की रफ्तार से अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाता है और एक जोरदार सीधा मक्का पेंग
ताइगांग के जबड़े पर दे मारता है, लेकिन ताइगांग का दिफा इससे कहीं ज्यादा मजबूत निकलता है। वो रोगे के मुक्के के असर को जायल करते हुए एक इंतहाई भयानक और वजनी काउंटर पंच रोगे के पेट पर मारता है, जिससे एक बार फिर जोरदार धमाका पेंग होता है। इस जानलेवा वार के शदीद प्रेशर से रोगे उड़ता हुआ दूर जा गिरता है और फर्श के चटकने से मिट्टी का एक बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। ताइगांग के भारी कदमों के नीचे उखाड़े की जमीन हिल जाती है, जबकि धूल का गुबार छुटने पर रोगे मलबे के ढेर पर बिल्कुल निढाल और औंधे मुंह गिरा हुआ दिखाई देता है। इसका पूरा जिस्म कुचला जा चुका है और इसका जख्मी हाथ जमीन पर बेजान पड़ा है, जिससे निकलने वाला खून तेजी से फर्श पर फैल रहा है, जो इस कठिन मुकाबले में रोगे की शदीद तरीन शिकस्त का पता देता है। ताइगांग के होलनाक हमले के बाद रोगे को मिट्टी और धूल के गहरे बादलों में गिरा हुआ दिखाया गया है, जहां उसके मुंह से खून बह रहा है। ताइगांग अपने चटानी औरा के साथ निहायत मगरूर अंदाज में मुस्कुराता है और कहता है, तुम अपने इन नाजुक हमलों से क्या खास असर दिखाने की उम्मीद रख रहे हो? बेवकूफ़, मैं तुम्हारा ये मुक्का ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक बार ही बर्दाश्त करूंगा। वो अपनी जीत पर उस कदर मुतमईन है कि कॉरिडोर के साए तले खड़े होकर हकारत से कहता है, अब मेरे वॉर गॉड को वापस भेजने का वक्त आ गया है। अब उसकी मजीद कोई ज़रूरत नहीं है। वो रोगे का मजाक उड़ाते हुए मजीद कहता है कि क्या तुम ये समझते हो कि अपनी मुट्ठी में जादुई अज़्म दाखिल करके मुझे जख्मी कर दोगे? ये तुम्हारी नादानी है, क्योंकि मेरी तांबे और लोहे की बनी ये दीवार कभी नहीं टूट सकती। ताइगांग गली में मुड़कर जाने ही लगता है कि धुएं के मुरहुलों के पीछे से रोगे की गहरी आवाज़ गूंजती है। इंसानों में कमजोरियां होती हैं, और जिस्म का साइज जितना बड़ा होता है, वो कमजोरियां उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। ये सुनते ही ताइगांग के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो जाती है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है और वो शदीद सदमे से मुड़कर चलाता है, ये लड़का, ये अभी तक नीचे नहीं गिरा। धूल और मिट्टी के तूफान को चीरता हुआ रोगे का एक मजबूत साया उभरता है। वो अपने जख्मी और खून से लथपथ हाथ की परवाह किए बगैर नीले रंग के जादुई औरा के साथ बाहर निकल आता है और पुरएतमाद अंदाज में कहता है, अगरचे तुम्हारा जिस्म बहुत सख्त है, लेकिन आखिरकार तुम गोश्त पूस्त के इंसान ही हो, इसलिए तुम्हारी कमजोरियां लाजमी मौजूद हैं। रोगे की ये बात सुनकर ताइगांग गुस्से से पागल हो जाता है और आपे से बाहर होकर चलाता है, बंद करे अपनी बकवास। तुम जैसे मामूली मोहरे की ये जुर्रत कि मेरे सामने आकर दिखावा करो। क्या मैंने तुम्हारा सिर्फ एक मका बर्दाश्त कर लिया तो तुम सचमुच आसमान को छूने लगोगे? रोगे एक गहरी और मानी खेज मुस्कुराहट के साथ ताइगांग की तरफ देखता है और पूछता है, क्या तुम्हें कभी किसी शहद की मुक्खी ने काटा है? ताइगांग इस अजीब सवाल पर झंझलाकर चलाता है, मुक्खी? कौन सी बदबख्त मुक्खी? लगता है मार खा खाकर तुम्हारी अकल मारी गई है। तभी एक ग्राफिक के जरिए मुक्खी के काटने की मिसाल वाज़ेह की जाती है कि जब मुक्खी इंसान को काटती है तो असल दर्द तब महसूस होता है जब उसका जहरीला डंक जिस्म से बाहर खींचा जाता है। रोगे आगे वजाहत करता है कि उसके पिछले हमले ताइगांग के जिस्म के इन नाजुक हिस्सों पर हुए थे जहां गोश्त नर्म होता है, यानी गर्दन, बगल और चेहरा। वो बताता है कि मुक्के मारते वक्त उसने जो जादुई तवानाई ताइगांग के जिस्म के अंदर दाखिल की थी, अगर उसे यकदम बाहर खींच लिया जाए तो जिस्म के अंदरूनी हिस्से को शदीद तरीन नुकसान पहुंचता है। ये कहकर रोगे अपने दहकते हुए नीली तवानाई वाले हाथ को मजबूती से थामता है और कहता है, अब वक्त आ गया है कि इस डंक को बाहर खींचा जाए। खतरे की संगीनी को भांपते ही ताइगांग के चेहरे से सारा गरूर गायब हो जाता है और वो शदीद खौफ और सदमे की हालत में चीखता है, रुको, जरा 1 मिनट रुको। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रोगे अपनी हतमी जादुई महारत पुकारता है, कटिंग एज, और अपनी बंद मुट्ठी से इस पोशीदा एनर्जी को वापस खींच लेता है। अगले ही पल ताइगांग के जिस्म के अंदर एक होलनाक धमाका होता है और उसके जिस्म के इन तमाम हिस्सों से जहां रोगे ने जरबे लगाई थी, नीले रंग की जादुई शुआओं के साथ खून के फवारे फूट पड़ते हैं। ताइगांग का चेहरा सदमे और शदीद दर्द से मस्क हो जाता है। उसकी आंखें बाहर को उबल आती हैं और वो बेबसी से फिजा में उछलते हुए मुंह से खून की उल्टी करता है। उसकी आंखें हैरत और खौफ से सुर्ख होकर उबल पड़ती हैं और वो कटी हुई पतंग की तरह जमीन पर जा गिरता है। ताइगांग को शिकस्त खोरदा हालत में कुचले हुए देखकर रोगे के चेहरे पर एक मानी खेज मुस्कुराहट उभरती है और वो अपने शुरुआती अल्फाज दोहराते हुए कहता है, मैंने बिल्कुल शुरू में ही कहा था, शुक्रिया अदा करने में जल्दी मत करो। अब मैं ये पास पेपर कबूल करता हूँ। वो बेहोश पड़े ताइगांग के पास से खामोशी से गुजरते हुए तंजिया अंदाज में अलविदा कहता है, शुक्रिया,
मोटे मियाँ और उखाड़े से बाहर निकल जाता है। उसके फौरन बाद मंजरनामा सिंसेट कॉलेज की तबाह हाल गलियों से हटकर एक दूर दराज के खूबसूरत पहाड़ी इलाके की तरफ मुंतकिल हो जाता है, जहाँ एक पुरजोश झरना और आबशार बह रही है। वो छोटी पग टेल बालों वाली बच्ची, जिसका नाम जियाओ पू है, आबशार के सामने खड़े होकर फिक्रमंदी से अपने साथी को मुखातिब करती है। चाइल्ड द किंग जाई, सिंसेट कॉलेज का दाखला बिल्कुल उस आबशार के पीछे है, लेकिन मैं अंदर कैसे जाऊं? वो डरते हुए दोबारा पूछती है। चाइल्ड, क्या हम वाकई लेट तो नहीं हो जाएंगे? नीले बालों वाला पुरासरार नौजवान, जिसकी आंख के नीचे एक तल है, निहायत सुकून और संजीदगी से उसकी तरफ मुड़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए नरमी से कहता है, मेरी बात सुनो। जियाओ पू, नीले बालों वाला पुरासरार नौजवान, चाइल्ड द किंग जाई, अपनी उंगली हुआ में लहराता है, जिससे एक जादुई चमकदार लहर पैदा होती है। उसके इशारे के साथ ही सामने मौजूद पुरजोश आबशार का तेज पानी की आवाज के साथ आहिस्ता आहिस्ता दो हिस्सों में तकसीम होना शुरू हो जाता है और उसके पीछे सनसेट कॉलेज का असल खुफिया पथरीला दाखला जाहिर हो जाता है। किंग जाई अपनी नन्ही साथी जियाओ पू को पुरसुकून रहने की हिदायत करता है और उसके सर पर अपना हाथ रखकर जादुई तवानाई की एक चमकती हुई हिफाजती शील्ड बबल बना देता है। ये गोल बबल जमीन छोड़कर हुआ में तीरने लगता है, जिस पर वो बच्ची हैरत और खुशी से उछल पड़ती है। किंग जाई पुरएतमाद अंदाज में कहता है, चलो चली, हम सिंसेट कॉलेज पहुंच चुके हैं। और वो दोनों आबशार के पार झील के ऊपर चलते हुए अंदरूनी दुनिया की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ अखाड़े के मैदान में बेहोश पड़े ताइगांग के पास एक कौवा उड़ता हुआ आता है। वो लाल आंखों वाला कौवा ताइगांग के चेहरे के बिल्कुल पास आकर बैठता है और निहायत बदतमीजी से उसके चेहरे पर बैठ कर देता है। इस गंदे झटके के साथ ही ताइगांग उछलकर होश में आता है और अपने चेहरे को झटकते हुए हैरानी से कहता है, एन। वो उखाड़े की दीवार से लगकर बैठ जाता है और उड़ते हुए कौवे को गुस्से से देखता है, जहां अब उसे अपनी इबरतनाक शिकस्त और रोगे की असल जादुई ताकत का अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है। ताइगांग अपने सर को दबोचे हुए दर्द और सदमे की हालत में दिल ही दिल में सोचता है कि उस लड़के के पास गैर मुतवक्का तौर पर ऐसी खतरनाक ताकत मौजूद थी और ऐसा लगता है कि उस बार उसका पाला किसी लोहे की प्लेट से पड़ गया है। वो अपने माथे पर लगे जख्म को महसूस करते हुए उलझन का शिकार हो जाता है कि मामला ये नहीं कि उसकी अपनी महारत किसी दूसरे से कम है, बल्कि उस लड़के की जादुई कुव्वत गॉड्स विल हमेशा से ही बहुत अजीब और गैर मामूली महसूस होती रही है। अभी वो उसी शिश पंच में मुब्तला ही होता है कि अचानक उखाड़े के कॉरिडोर में एक पुरअसरार आवाज गूंजती है, जो हंसते हुए तंजन कहती है, तुम्हारे चेहरे पर परिंदे की बेट लगी हुई है। ताइगांग चौंक कर ऊपर की तरफ देखता है, जहां गली की एक कसीर उल मंजिला जर्द इमारत की छत पर एक पुरसुकून और पुरएतमाद नौजवान बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसके पीछे गहरे नीले रंग का एक इंतहाई खौफनाक और कसीर उल बाजू वॉर गॉड साया फिगन है। इस हकीकी मॉन्स्टर को देखते ही ताइगांग के पसीने छूट जाते हैं और वो खौफ और हैरत से अपनी आंखें फाड़े अकलाता है। वॉर हीरोज, असल वॉर हीरोज। सिंसेट कॉलेज के इस तशखीसी इलाके में सच्चे वॉर हीरोज क्यों मौजूद हैं? वो पुरअसरार नौजवान अपनी नीली जादुई लहरों को लहराता हुआ छत से नीचे उतरता है और ताइगांग के सामने आकर तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी और उस लड़के रोगे के दरमियान होने वाली पूरी लड़ाई देखी है। तुम वाकई बहुत इबरतनाक तरीके से हारे हो। हा हा हा। ताइगांग उस होलनाक ताकत के सामने बिल्कुल बेबस होकर जमीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है और इंतहाई खौफजदा और आजिजाना तासुरात के साथ धीमी आवाज में पूछता है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? ताइगांग उस नौजवान के चेहरे और उसके हाले को देखकर अंदर ही अंदर लर्ज उठता है और तस्लीम करता है कि ये शख्स गैर मामूली तौर पर बहुत ज्यादा ताकतवर है। वो नौजवान एक पुरअसरार मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें बंद कर लेता है, जबकि ताइगांग उसकी हैबत से खौफजदा होकर आखिरी बार दिल ही दिल में सोचता है कि इस तरह का होलनाक एहसास इस बात का सबूत है कि वो और ये शख्स ताकत के लिहाज से एक ही लेवल पर बिल्कुल नहीं है। वो पुरअसरार नौजवान ताइगांग के सामने खड़े होकर रोगे की पिछली लड़ाई का तस्करा जारी रखता है और कहता है कि इस लड़के का हमले का वो तरीका वाकई बहुत दिलचस्प है, जिसमें वो पहले तुम्हारी कमजोरी के अंदर अपने जादुई अज़्म को दाखिल करता है और फिर उसे यकदम बाहर खींच लेता है। ताइगांग घुटनों के बल बैठे खौफ से कांप रहा होता है जब वो नौजवान तंजिया मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ते हुए कहता है कि नहीं, हमें तो इसके साथ एक अच्छा वक्त गुजारने की जरूरत है। ताइगांग धीमी और कांपती हुई सांस लेता है और दिल ही
दिल में शुक्र अदा करता है कि शुक्र है उसे नज़रअंदाज कर दिया गया और उसका पीछा छोड़ दिया गया। लेकिन अगले ही पुल वो पुरस्कार नौजवान दोबारा मुड़ता है और एक गहरी हंसी के साथ कहता है कि ओह हाँ, तुमने जिक्र किया था कि तुम नाम नेहाद तांबे और लोहे की दीवार हो। ताइगांग शदीद सदमे और घबराहट में अपने सीने पर हाथ रख कर सफाइयाँ देने लगता है कि नहीं, वो उसका हकदार नहीं है, वो तो सिर्फ उसके जादुई देवता की खासियत थी। वो खौफ से हकलाते हुए मजीद कहता है कि वो तो सिर्फ आला दर्जे के दिफा की खासियत थी और ये बातें तो उसके बुजुर्गों को उस पर हंसने का मौका देंगी। ताइगांग अभी अपनी जान की अमान मांग ही रहा होता है कि अचानक हुआ में एक तेज रफ्तार लहर सनसनाती हुई गुजरती है। ताइगांग के मुंह से हैरत निकलती है और अगले ही सेकंड एक गहरा कट उसके चेहरे को चीरता हुआ निकल जाता है। वो पुरस्कार नौजवान अपने पीछे साई की तरह खड़े बहुत से बाजुओं वाले जादुई देवता के साथ खड़ा होकर अपना मुंह छुपाते हुए हंसता है और निहायत हकारत से कहता है कि लोहे और मिट्टी का कचरा वाकई बहुत मुज़हका खेज है। इसी सनसनीखेज लम्हे में किसी के कान में लगे तार के बगैर वाले छोटे आले पर एक बीप की आवाज़ गूंजती है। वो शख्स अपने कान के आले पर उंगली रखकर बटन दबाता है और कहता है कि बराहे करम बात करें। सनसेट कॉलेज की इंतजामिया की जानिब से एक संगीन सूरत हाल का सामना किया जा रहा है। एक असिस्टेंट जो बज़ाहिर मिशन की निगरानी कर रहा है, डायरेक्टर को इत्तला देता है कि वॉर हीरोज तशखीसी इलाके में दाखिल हो चुके हैं। इस खबर पर डायरेक्टर, जो आराम से चाय पी रहे हैं, इंतहाई सर्द मोहरी से जवाब देते हैं कि इस किस्म के वाक़यात हर इम्तिहान में होते हैं और ये भी एक तरह की जांच ही है। ताहम सूरत हाल तब बदलती है जब असिस्टेंट मजीद इंकिशाफ करता है कि इस बार एक उम्मीदवार को कत्ल कर दिया गया है। कातिल की महारत को देखते हुए असिस्टेंट का मानना है कि ये किसी लेवल ए के मतलूबा मुजरिम का काम है। इस संगीन इंकिशाफ के बाद डायरेक्टर का रद्द अमल यकसर तब्दील हो जाता है। वो हैरत और बौखलाहट में चाय का गर्म घूंट अंदर निगल लेते हैं, जिससे उनकी ज़बान जल जाती है और वो तलमिलाकर चीख उठते हैं कि ये बहुत गर्म है। ये रद्द अमल इस बात का गमाज है कि लेवल ए के मुजरिम का दाखिला न सिर्फ उम्मीदवारों के लिए बल्कि कॉलेज की इंतजामिया के लिए भी एक गैर मुतवक्के और ख़तरनाक चैलेंज बन चुका है।